जनता की जिंदगी में तो दुख तकलीफों के सिवा कुछ है ही नहीं। भारत में तो नेता। जय भीम नमो बुधाय। तो आप लोग देखिए, चंद्रशेखर रावण भैया जी ने भारत के गरीब लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात कहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। नेताओं के आसपास के लोग, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग ही उन्हीं का भारत है। गरीब लोगों की जिंदगी में कोई भी ऐसा अवसर नहीं कि वो एक दिन भी खुशी मना सके। आपका सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है और ये देश भर की समस्या है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं आती है तो पुलिस भर्ती की तरह पेपर लीक हो जाता है, फिर आरक्षण में घोटाला। दलित पिछड़े वर्ग के लोग तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, ना डेंटल कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। तमाम तरह से जनता परेशान है। भ्रष्टाचार के मामले में दफ्तरों में जाओ, अधिकारी पहले पैसे मांगता है फिर काम करता है। आप सहारनपुर से, आपका कार्य क्षेत्र भी यहाँ बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ खो की बहुत बड़ी समस्या है। गुलदार ने 25 लोगों की जान ली, किसी नेता को ने पूछा भी नहीं। लोगों की जिंदगी से भी नेताओं को कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और जनता ये चाहती है कि एक मजबूत आवाज यहाँ से लोकसभा जाए। अब बताओ। आप मूल रूप से सहारनपुर से हैं, वहाँ कार्य क्षेत्र रहा है आपका। नगीना से लड़ने का फैसला क्यों किया? ये पार्टी का फैसला है। नगीना एक ऐसी लोकसभा है, ये बिजनौर जिला है, जहाँ बहुत बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से अवसर मिले और उन्होंने जाकर देश में 3-4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और देश में सीनियर लीडर बने। मेरा काम ये है कि मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सीनियर लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे जो हैं प्रत्याशी यहाँ चंद्रशेखर यादव होंगे। एक कार्यकर्ता होने के नाते समर्पित मैंने इस बात को स्वीकार किया और इन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ चुनाव लड़ा। एक पहले बात चल रही थी सर, हम लोग भी सुन रहे थे कि आपको इंडिया अलायंस का यहाँ से उम्मीद, एक तरह से आपके लिए सीट छोड़ी जाएगी, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। यहाँ सपा उम्मीदवार को उतार दिया गया, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भाई, ये तो जनता को तय करना है कि उनके लिए ज़्यादा अच्छा कौन है। ऐसे में तो फायदा हो जाएगा ना सर, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट बढ़ जाएंगे। आप भी इतना तो समझते हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है ना। आप जब यहाँ से निकलोगे तो थोड़ा सा क्षेत्र का सर्वे भी करना। नहीं, हम लोग आज सुबह से ही घूम रहे हैं, तो क्षेत्र के सर्वे में आपको पता रहेगा कि मुकाबला किस किस में है। तो बाकी तीसरे चौथे नंबर को वोट देकर कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। आप देख लेना। बस भाजपा भी हमसे बहुत पीछे है, लेकिन सच ये है कि वो धन बल से, ताकत से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस तरह रात हमारे पीछे पीछे सारे अधिकारी जो है गाड़ी ले लेकर घूम रहे थे कि हम कोई गलती करें वो हमें परेशान करें, हम पे मुकदमे लिखे। हम मुकदमों से नहीं डरते, लेकिन हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से हमें समय से परमिशन ना देना, हमारी गाड़ियों पे जो है यहाँ पथराव हुआ, ठीक है, और तमाम तरह की परेशानियां जो हमारे लोगों के साथ खड़ी की जा रही है, हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। आकाश आनंद यहाँ से 6 तारीख को अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं, क्या कहेंगे बीएसपी से, मायावती से और आकाश आनंद से? छोटे भाई हैं, उनका स्वागत है। मैं तो अपने लोगों से भी कहूँगा कि जब उनको आए तो उनकी रैली में चले जाएं। उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ की जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया, तो उनको सुनने चले जाएं। उनका मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। राजनीति है, मेरे किसी व्यक्तिगत रिश्ते थोड़ा ही खराब है। फिर भी आप सामने से टक्कर क्यों नहीं लेते उनसे? अब आपके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी तो हैं ही। आप जबरदस्ती झगड़ा करवाना चाहते हैं? झगड़े जैसी कोई बात नहीं, चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी टक्कर मुझे लेनी है। कौन कह रहा प्रतिद्वंदी? वो यहाँ लड़ थोड़े रहे। एक नेता एक थाली में बैठ के खा लेते हैं, जनता लड़ती रहती है नीचे। मैं तो वो आदमी हूँ जिसके साथ नहीं हूँ, जिसके खिलाफ हूँ उसके खिलाफ, जिसके साथ उसके साथ हूँ। तो मेरी लड़ाई उनसे है नहीं। मैं तो वो छोटे भाई हैं, अभी वो मुझसे बहुत सीखेंगे कि किस तरह से एक गरीब परिवार का बेटा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी संघर्ष करके अपनी जगह बनाता है। आज यहाँ के लोगों को मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन संघर्ष करके, चाहे मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी हो 13 महीने, या पहलवान बेटियों के जब सम्मान से खिलवाड़ हुआ उनकी लड़ाई लड़ी हो, चाहे मेरे ऊपर गोलियां चली हो, चाहे जो है मैंने 1600 में जेल काटी हो, चाहे एनआरसी के मामले में मुस्लिम भाइयों का हाथ पकड़ के उनको विश्वास दिलाओ कि अकेले मत समझो, चाहे और कोई ऐसा मामला हो, चाहे 13 में रोस्टर का मामला हो, नीट का मामला हो, 49 शिक्षक भर्ती का मामला है, सब जगह मैंने लड़ाई लड़ी और जेलें भी काटी, कई बार तिहाड़ काटी। लेकिन मैं इनसे नहीं डरता। मैं राजस्थान भी लड़ने गया, मुछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने, मटकी छूने पे हत्या हुई, हाथरस का मामला देखो आप, ठीक है। तो हमने सब जगह संघर्ष किया। वही संघर्ष आज लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है कि एक संघर्षशील नेता यहाँ आया है जिसके साथ मिलकर हम अपने क्षेत्र में भी तरक्की के अवसर खोज सकते हैं और हमारी आवाज को भी राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए। आखिरी 2 सवाल, आप कितने मार्जिन से अपनी जीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा, एक वादा लेना चाहेंगे अगर आप यहाँ से जाते हैं लोकसभा, तो नगीना के लोकल मुद्दा कौन सा है जो संसद में उठाएंगे? देखो, पहली बात, मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणी करूँ। अनुमान नहीं, अनुमान मीडिया के लोग लगाएं, सूत्र भी आपके पास है जी, और मीडिया के लोग लगा सकते हैं। तो पहली बात, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा विश्वास है कि विरोधी जो है, राजनीतिक विरोधी हो, मुझसे इतने पीछे होंगे कि वो जब रिजल्ट आ रहा होगा तो वो
बीच बीच में से काउंटिंग छोड़ के चले जाएंगे, ये आप याद रखना। पहले दूसरी बात, नगीना की जनता, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। जब कोई गरीब परिवार का व्यक्ति उसके ऊपर कोई एहसान करता है तो पूरी ज़िंदगी उस एहसान को चुकाता है। मैं यहाँ की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं जिस तरह से मिट्टी की सेवा करते हैं हम लोग, देश के प्रति समर्पित लोग हैं, बाबा साहब ने कहा हम प्रथम और अंत्य भारते हैं, जिस तरह से बेटा माँ की सेवा करता है उस तरह से मैं इस मिट्टी की सेवा करूँगा। और मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो है वो बेरोजगारी का है। उसके बाद बाढ़ का, खोका, इतना समस्या है कि किसानों की पूरी फसल बह जाती है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ अच्छे हॉस्पिटल, सड़कों के बुरे हाल है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों के जीवन में है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पहले तो एक लोकसभा क्षेत्र बने जहां जनता को अधिकारी कर्मचारी परेशान ना करें, जो सरकारी नीतियां हैं वो आम लोगों तक, पात्रों तक, जो वास्तविकता में हकदार है उन तक पहुंचे। एक सवाल आपको पूछना चाहिए जो आजकल खूब तैर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को वायु सेना की सुरक्षा दे दी है। हाँ, वो मैं पूछने वाला था। मैं सोच रहा था कि और एक और मैंने बात सुनी इंटरेस्टिंग कि वाई प्लस सुरक्षा मिली, एक तरह से बीजेपी आरएसएस के चेहरे के रूप में आप यहाँ आए। हाँ, ये कितना अच्छा सवाल, मैंने बताया ना आपको। हाँ, मुझे पता है। मैं तो सोच रहा हूँ आप इस सवाल से बिदक न जाए, इसलिए मैं बच रहा था। नहीं, मैं बिदकने वालों में से हूँ नहीं ना, मैं बिदकाने वालों में से हूँ। लेकिन आप ये बताओ, इस देश में कितने लोगों को सुरक्षा है? प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा है, वो तो इतने फेमस आदमी हैं, उनको कोई क्या कह देगा। देश के जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनको सुरक्षा है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनको सुरक्षा है, उनके परिवारों को सुरक्षा है, अन्य पार्टी के लोगों को सुरक्षा है। तो एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली, वो भी तब जब आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव के समय इसकी हत्या हो सकती है, इसको जान खतरा है। तो सबके पेट में मरोड़ क्यों हुआ? मैं तो चाहता हूँ इससे बड़ी सुरक्षा मिले, और मैं क्या, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे समाज को मिले, पूरे बहुजन समाज को मिले। क्यों आप ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे कि लोगों के जीवन पे जो खतरा हो रहा है? मुझ पे 4 गोली लगी, किसी नेता को तकलीफ हुई क्या? वो तो चाहता है कल का मरता चंद्रशेखर आज मर जाए। चंद्रशेखर मर जाएगा तो उनकी रास्ते से कांटा हट जाएगा। अभी तो जनता को वोट देके, जनता की वोट लेके वो घर से में चैन से बैठते हैं। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है इस तरह की साजिश? अब आप सूत्र आपके पास होंगे, आप जांच करो या एजेंसियां जांच करें। लेकिन एजेंसियों से आप पूछो कि उनकी जो रिपोर्ट है कि चंद्रशेखर आजाद के चुनाव के बीच हत्या हो सकती है, तो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? और मेरे मरने से किसको फायदा नुकसान है? ये जनता सब देख रही है कि अगर एक गरीब का बेटा उसको रोक नहीं पाए तो पहले कुछ और साजिश की। और मैंने तो इनसे भी कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, आप चले जाओ अपने घर। लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया, कहा कि अगर इस बीच में आप मना कर लिख के दे दो, आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो मेरे पे 4 गोली चली, मुझे तो पता है। ये सुरक्षा के लिए स्पष्ट कर दूं, उसमें लेटर में लिखा है कि ये चुनाव तक सुरक्षा है, उसके बाद हट जाएगा। हाँ ठीक है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद पे किस तरह आरोप लगाए, और आरोप हमारे सभी लोगों पे लगाए। बाबा साहब अम्बेडकर काम करने आए तो यहीं के लोगों ने उनको अंग्रेजों का एजेंट कहा, काशीराम साहब आए उनको सीए का एजेंट कहा। अब चंद्रशेखर आजाद एक नौजवान आवाज खड़ी हो रही है इन वर्गों के हितों के लिए। जो अधिकार छीन रखे हैं ना, वो हलक में हाथ देके छीन लेंगे हम लोग। कोई हम कमजोर लोग थोड़ा ही हैं, अभी सियासी रूप से कमजोर हैं। तो इसलिए अभी तो देखो यही नजीबाबाद में मेरे रहते सबको पता मैं यही हूँ, भाग वाले दिन, होली वाले दिन हमारे लोगों को तलवारों से काट दिया। आप चाहते हो कि मैं सड़क पर निकलूं और कोई एक झुंड खड़ा होकर मेरे तलवारों से काट दे या गोलियां चला दे? तो कोई नहीं चाहता। मैं सब समझता हूँ, ये जो अधिकारी कर्मचारी ये भी सब समझते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे तो मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी जिस कुदरत ने मुझे पैदा किया उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। और सबसे ज़्यादा एहतियात तो मैं खुद ही रखता हूँ। ये तो बेचारे अब कितने दिन के हैं चुनाव तक, उससे पहले भी नहीं थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे जनता के, मेरे संतों गुरु महापुरुषों का आशीर्वाद, मेरी बहनों माओं का, बड़ों का आशीर्वाद मेरे पे, और मुझे काम को करना है। मैं अपने लोगों को इस देश में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। 543 में से एक सीट के एक दलित के बेटे को मदद नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? पहली बार मैं योगी जी के खिलाफ लड़ने गया था तो एक सीट में मेरी मदद नहीं करे, वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। और यहाँ मैं लड़ने आया, यहाँ भी अपने प्रत्याशी। सबका स्वागत है। जनता देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद सीना तान के लड़ रहा है और उसको रोकने के लिए कितने इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, समय बदलेगा। जिन हमारे साथियों ने खून पसीना लगाया है, मेहनत की है, वो खून पसीना कामयाब होगा। और हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, समानता का, भाईचारे का, बंधुत्व का, सब लोग तरक्की का, वो मिशन भी आगे बढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर मानव के सपने भी पूरे होंगे। बहुत हुई ना, सबसे होती है। अभी रिसेंटली टिकट के आसपास अभी 8-10 दिन पहले हुई थी। क्या बात हुई? अब सोच छोड़ो, उनसे पूछो बातचीत हुई या नहीं हुई, उनसे बता दीजिए। मैं तो उनके लिए मंगल कामना, वो भी भाई हैं, उनके लिए मंगल कामना भेंट करता हूँ कि वो क्या चलाया था उनका एक सीट छोड़ देते? आप पूछ लो।
वो भाजपा को हराने के लिए कह रहे हैं सारा लाइन्स कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन देश की वो सशक्त आवाज जो सीना तान के लड़ रही है उसको रोक के भाजपा को हराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उनका स्वागत है। अभी तो मैं 19 तारीख तक चुनाव लड़ लूँ, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छा, आपको शुभकामनाएं सर। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर रावण भैया जी ने भारत के गरीब लोगों के लिए क्या क्या बोले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच।